नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का ये सेशन तीसरी बार मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इससे पहले दो लगातार टेक्निकल एरर्स आई, उसके बावजूद मैं वापस आपके लिए ये क्लास कर रहा हूं और 2-3 घंटे से लगातार बैठा हुआ हूं आपकी क्लास के लिए। एनीवे, लेकिन हमने जो डेडिकेशन के साथ निर्णय लिया है और आप लोगों का इतना प्यार मुझे प्राप्त हुआ है, उसी की वजह से मैं आपके लिए दोबारा सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इसे अब आपके लिए एज इट इज पोस्ट कर दूंगा। आइए साथियों, जानते हैं क्या कुछ है हमारे लिए। सबसे पहली बात, मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह क्लास आपके लिए सोमवार से शुक्रवार के लिए होती है। रोजाना मॉर्निंग में हमारा एक सेशन और चलता है, जिसे कि आप डेली करंट अफेयर्स के शो के नाम से वाईफाई स्टडी 2.0 पर पढ़ते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 है। यूपीएससी में मैं एनसीईआरटी आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं और फाउंडेशन बैच मेरा चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार से थी। खबरों के अंदर आप लोगों को यह बताया गया था कि हाल ही में मोदी जी ने कहा है राजपक्षे जी से कि आप अपने यहाँ पर आर्टिकल जो संविधान संशोधन नंबर 13 है उसे कंटिन्यू करिए और संविधान संशोधन पूरी तरह से जो आपने प्रॉमिस किया था उसे करिए। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि क्या है ये संविधान संशोधन नंबर 13। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने वोडाफोन ने $2 बिलियन का मुकदमा जीत लिया है। तीसरी बात है, जज बैरेट को जस्टिस जिसबर्ग की जगह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की पुष्टि के लिए सीनेट ने जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत में अभी झुंड प्रतिरक्षा दूर की बात है। और मेरे प्यारे साथियों, वोडाफोन का जो मुद्दा भारत में चला, इसके बारे में आज भारत के एडिटोरियल में ये बात बहुत अच्छे से उठी है कि हमें सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का टैक्सेशन हम करना चाहते हैं। और कोड डिबेट में हम लोग आज ये जानेंगे कि लेबर लॉज के साथ में जो इशू हुआ, इनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। आइए एक एक करके सारी बातें जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, महिंद्रा स्टेटमेंट यानी कि हाल ही में क्या हुआ कि मोदी जी ने महिंद्रा राजपक्षे से कहा कि आपके देश में जो आर्टिकल 13 संविधान संशोधन 13 है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी क्या रणनीति है और उसे कब आप रणनीतिक रूप से लागू करेंगे। सवाल बनता है श्रीलंका के संवैधानिक संशोधनों से। तो मेरे प्यारे साथियों, श्रीलंका के संवैधानिक संशोधनों में दो महत्वपूर्ण संशोधन अभी तक हुए हैं। एक का नाम संशोधन नंबर 13 था और एक का नाम संशोधन नंबर 19 था। 19 नंबर संशोधन में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि किस प्रकार से वहां पर राष्ट्रपति की पावरों को कम कर दिया गया था। ठीक इसी प्रकार आर्टिकल 13 जो है वो जुड़ा हुआ है भारत के एक पॉलिटिकल क्राइसिस से, जिसमें कि आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से भारत ने अपने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को खो दिया था। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि 13 नंबर जो संशोधन है, इसकी संशोधन की जो क्या कहते हैं इसको फाउंडेशन स्टोन है या फिर इसका जो क्या कहते हैं उसको आधारशिला है, ये मेरे प्यारे साथियों 1987 में रखी गई थी। 1987 से अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों, 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने जी और यहाँ पे लिट्टे जो कि तमिल समर्थक थे श्रीलंका के अंदर, उनके नेता प्रभाकरन, इनके मध्य एक समझौता हुआ और बहुत सालों से चली आ रही जो आतंकवादी घटनाएं थी या सिविल वॉर की घटनाएं श्रीलंका में थी, उन पर एक विराम देने का निर्णय लगा। मेरे प्यारे साथियों, विराम के निर्णय में आपके सामने जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि श्रीलंका के अंदर दो एथनिक ग्रुप हैं, एक का नाम सिन्हले है और एक का नाम तमिल है। सिन्हले बौद्ध धर्म को मानते हैं और तमिल हिंदू हैं। इनके मध्य में वहां पर लंबे समय तक विवाद चलता रहा है इस बात का कि श्रीलंका की पॉलिटिक्स में किसका प्रभुत्व ज्यादा हो। क्योंकि जयवर्धने जो हैं वो सिन्हले थे और बहुसंख्यक वहां पर बौद्ध सिन्हले ही हैं। ऐसी स्थिति में जो तमिल हैं, जो कि हिंदू हैं और भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं, उनका प्रतिनिधित्व किया एलटीटीई ने और एलटीटीई के नेता बनकर आए प्रभाकरण। और उन प्रभाकरण ने मेरे प्यारे साथियों श्रीलंका में अपने राज्य को, अपने आप को प्रभुत्व दिलाने के लिए, तमिलों के हितों की रक्षा करने के लिए वहां पर लंबे समय तक सिविल वॉर किया। और उस सिविल वॉर के दौरान वर्ष 1987 में भारत के इंटरफेयर के बाद में इसे रोकने की एक इच्छा प्रकट की गई। भारत ने इंटरफेयर करके यहाँ पर सिन्हले और तमिल्स के बीच में समझौता तो करा दिया, लेकिन भारत ने लिट्टे को अपना दुश्मन बना लिया। लिट्टे ने इसका बदला 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या करके लिया। मेरे प्यारे साथियों, लिट्टे के नेता प्रभाकरण, जिन्होंने राजीव गांधी जी के साथ यह कह के धोखा दिया, उन्होंने पहले तो ये कहा कि राजीव गांधी जी आप समझौता कराइए, मैं पूरी तरह से आपके समझौते में साथ दूंगा,
लेकिन लिट्टे ने मेरे प्यारे साथियों भारत की सेना जो ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका गई थी उसके साथ धोखा किया और गुरिल्ला वार टैक्टिक्स अपना करके भारत की सेना के बहुत से जवानों को शहीद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों बहुत लंबे समय तक चला भारत और श्रीलंका का ये है रस्साकसी का गेम, जिसमें कि भारतीय तमिल भारत के सेना के ही खिलाफ हो गए थे। श्रीलंका में जो तमिल रहते थे जिनके हितों की लड़ाई के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ कूटनीतिक स्तर पर बहुत से उतार चढ़ावों का सामना किया, वही सब परिस्थितियां मेरे प्यारे साथियों इतनी घातक हो गई कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को अपने जन्म प्राण दे करके इस संबंध को दुनिया के सामने लाना पड़ा। अब आप सोच के देखिए कितनी महत्वपूर्ण घटना थी। तो मेरे प्यारे साथियों 1987 में ऐसा क्या उस पैक्ट में था। उस पैक्ट में ये जो मैं आपके सामने अखबार की कटिंग लाया हूँ असल में ये 1987 के ही पैक्ट की कटिंग है। मेरे प्यारे साथियों असल में उसमें ये कहा गया था कि जो तमिल जातीय समूह हैं जो कि यहाँ पर श्रीलंका में रहते हैं उनको राजनीतिक प्रभुत्व दिया जाएगा, यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा श्रीलंका की सरकार में। लेकिन 30 साल बीत चुके हैं और अभी तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम पर तमिल्स को वहां पर कुछ नहीं मिला है। तो वर्तमान में भारत सरकार वहां की सरकार के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करना चाहती है ताकि भारतीय तमिल्स और जो वहां पर रहने वाले तमिल्स हैं उन्हें सरकार में अपना जो रोल है वो मिल सके। अब ये कहना तो गलत होगा कि भारतीय तमिल वहां रहते हैं, अब ये कहना होगा कि तमिल भारत में भी रहते हैं, चूंकि तमिलनाडु तमिल्स का ही है और तमिल श्रीलंका में भी रहते हैं। तो श्रीलंका में उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये थी मेरे प्यारे साथियों ये घटना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाने का निर्णय लिया था लेकिन अब तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस क्वेश्चन की जो एपेटाइट है वो खत्म हो चुकी है। कोई नहीं साथियों, आपको मैंने ये सारे बिंदु लिखित में दे दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे बिंदु क्रमागत तरीके से मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बना है, वोडाफोन ने हाल ही में $2 बिलियन का टैक्स केस जीत लिया। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है। याद करिए मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से हचिंसन एसआर जो कि भारत में एक प्रमुख लीडिंग मोबाइल कंपनी हुआ करती थी जिसे वोडाफोन ने परचेज कर लिया था। वर्तमान में वोडाफोन आइडिया अपने आप में वी के नाम से भारत में जाने जाते हैं। उनके हाल ही में एक केस चला था, बहुत लंबे समय से केस चल रहा था जो कि कैपिटल गेन्स टैक्स से संबंधित था। अब ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया है। मेरे प्यारे साथियों कैपिटल गेन टैक्स एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पर लगाया जाता है उसी को ही इसे पे करना होता है, यानी उसका भार भी उसी पर आता है। मेरे प्यारे साथियों कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है कि आपने कोई भी धन अर्जित किया, किसी प्रकार से आपको लाभ हुआ, आर्थिक लाभ हुआ, उस आर्थिक लाभ के ऊपर जो टैक्स दिया गया वो कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। सामान्यतया व्यवसाय में ये माना जाता है कि 36 महीने से पहले अगर आपने आपका कोई इन्वेस्टमेंट बेच करके लाभ कमाया है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और अगर 36 महीने से पुराना आपका इन्वेस्टमेंट है तो इसे हम लॉन्ग टर्म गेन्स कैपिटल गेन टैक्स मानते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, उस स्टार्टअप ने 1-2 साल में ही काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, आपने इन्वेस्टमेंट 50 लाख का लगाया था, अब आपने उसे 1 करोड़ का बेच दिया, तो जो आपने 50 लाख रुपए का अभी लाभ कमाया है ना, उस लाभ को ही मेरे प्यारे साथियों कैपिटल गेन कहा जाता है। ये कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। और जिन्हें ये 50 लाख रुपए का लाभ हुआ वो कौन है? जिन्होंने इस कंपनी को बेचा है, उन्हें सरकार को इस टैक्स को चुकाना होता है। वोडाफोन के केस में हचिंसन एसआर ने अपना हिस्सा वोडाफोन को बेचा था, ऐसी स्थिति में हच को ही अपना फंड चुकाना था, कैपिटल गेन चुकाना था। लेकिन इन्होंने प्रावधान ये किया कि हम लोग लाभ कमा रहे हैं, हम टैक्स ना चुका करके वोडाफोन ही टैक्स चुका दे और उसे टीडीएस के रूप में कंसीडर कर लिया जाए। अब ये टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर दिया जाए, अर्थात वोडाफोन जिसने हाल ही में टैक्स की कटिंग की है, अभी हाल ही में जिसने पेमेंट किया है, वो टैक्स को हटा करके पेमेंट करे, टैक्स वाला हिस्सा वो खुद से जमा करा दे, इसे हम टीडीएस के नाम से, तो कैपिटल गेन टैक्स थ्रू टीडीएस जानते हैं। ये बात भी हमें समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेरे प्यारे साथियों भारत ने मुकदमा दायर किया कि भारतीय कंपनी, मतलब भारत में जो कंपनी हचिंसन एसआर थी, वोडाफोन ने इसे परचेज तो कर लिया, लेकिन 7,990 करोड़ रुपए का
जो कैपिटल गेन टैक्स चुकाना था वोडाफोन को, वो वोडाफोन ने नहीं चुकाया। ऐसी स्थिति में भारत ने इनसे सवाल किया कि आपने क्यों नहीं चुकाया। तो इनका कहना था कि हमने आपकी कंपनी को परचेज ही नहीं किया, हमने तो यूके के पास एक आइलैंड है, केनन आइलैंड, वहां पर एक कंपनी थी, उससे शेयर परचेज किए और नीदरलैंड की अपनी एक कंपनी को बेच दिए। तो आपका तो कोई रोल ही नहीं है। अब हम जैसे जो भोले लोग हैं ये इस बात को नहीं समझ पाते कि ये हुआ क्या। असल में होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, बड़ी कंपनियां अपना मालिकाना हक किसी ऐसे देश के अंदर, एक टैक्स हेवन कंट्री के अंदर बना के रखती हैं, एक ऐसी कंपनी, डमी कंपनी बना के रखती हैं जिसके पास में बहुत बड़ी कंपनी का मालिकाना हक होता है। वो कंपनी क्या करती है कि कैपिटल गेन टैक्स जैसे अगर कोई भी मसला छिड़े तो वो चीजें उनको खर्च ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन देशों में इस प्रकार के खर्चे होते ही नहीं हैं। हालांकि ये मसला हमने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो $11 बिलियन की 2007 में हुई डील थी, इसका मेरे प्यारे साथियों भारत को नुकसान हुआ। अब चूंकि इस वाले केस में भारत ने 11 बिलियन डॉलर की जो डील थी, इसमें से 7,990 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स माना, वोडाफोन ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि भारत और नीदरलैंड में ऑलरेडी समझौता हो रखा है कि वो कंपनियां जो नीदरलैंड के साथ, यानी नीदरलैंड की वो कंपनियां जो भारत से व्यापार करेंगी, उन्हें कैपिटल गेन टैक्स पे ही नहीं करना है। तो हम लोग इस नियम के आधार पर नीदरलैंड में स्थित अपनी कंपनी से कहेंगे कि वो टैक्स ना चुकाए। अब ये केस, मसला जो है ये फंसा रहा, कई सालों तक चलता रहा। भारत सरकार इस पर पेनल्टी बढ़ाती रही, पेनल्टी बढ़ाते बढ़ाते ये 20,000 करोड़ से ऊपर का मामला हो गया। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर गया, द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित जगह है, वहां गया और वहां पर वोडाफोन ये केस जीत गया। वोडाफोन का ये केस जीतना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्यों सेटबैक है, यानी एक नुकसानदायक बात क्यों है? क्योंकि भारत ने असल में अपना जो हक था वो खो दिया। एक प्रकार से अब भारत के लिए ये समझने का मुद्दा होगा कि भारत ने इस टैक्स की गणना गलत की थी, या फिर ऐसी कौन सी स्थिति बनी जिसकी वजह से भारत को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो इसके बारे में आज के एडिटोरियल में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। डिटेल एडिटोरियल आज इसी के मुद्दे के ऊपर आया है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको याद हो तो सीनेट पुश टू कंफर्म ट्रम्प्स एससी पिक, इसमें क्या हुआ? जज बैरेट टू मीट सीनेटर, जुडिशियल कमेटी वुड बिगिन कंफर्मेशन हियरिंग ऑन October 12। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? मालूम हो आप लोगों को कि हाल ही में अमेरिका में एक 82 वर्षीय सुप्रीम कोर्ट की जज का निधन हुआ। वो कैंसर से पीड़ित थी और उनका निधन हुआ। अब उनके निधन के बाद उनके स्थान को भरने के लिए एक नए नाम को सजेस्ट किया गया, जिसका नाम है जज बैरेट। ये जो बैरेट हैं, इन्हें उस जगह जज नियुक्त किया जा रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, इनका नाम है एमी कॉना बैरेट। क्या मतलब निकलता है, इस बात को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, असल में अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो असल में 9 सदस्यों की बेंच होती है। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य। और इन 9 सदस्यों में जो निर्णय लिया जाता है वो बहुमत से लिया जाता है, यानी कि 4+4 अगर कहीं हो गए तो एक जना जहां चला गया वो निर्णय मान्य हो जाएगा। अमेरिका में जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, यानी कि वो जब तक जिंदा हैं तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर कार्यरत रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में हाल ही में यहां की एक जज, इन 9 में से एक जज जिनका नाम था रुथ बडेर गिनबर्ग, जिनका नाम था मेरे प्यारे साथियों रुथ बडेर गिनबर्ग, उनका निधन हो गया। रुथ बडेर गिनबर्ग का जब निधन हुआ तो मेरे प्यारे साथियों, अब बड़ा सवाल यह था कि 3 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। कहां पर इलेक्शन होने वाले हैं? राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ये चाहती है, यानी कि इनकी पार्टी जो रिपब्लिकन्स पार्टी है वो क्या चाहती है कि कैसे ना कैसे करके हम अपना व्यक्ति यहां नियुक्त कर जाएं। अपने व्यक्ति की नियुक्ति करना सीनेट के हाथ में है। सीनेट जिसमें कि 100 सदस्य होते हैं, हर राज्य से 2 सदस्य आते हैं, उनके हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप, जिनका बहुमत है, कहां पर बहुमत है? सीनेट में बहुमत है, उनके द्वारा अपने इस तरफ से एक व्यक्ति, एक महिला का नाम सजेस्ट किया गया, जिनका नाम है एमी कॉने बैरेट। इनका नाम है एमी कॉने बैरेट, इनका नाम एमी कॉने बैरेट है, जिन्हें हाल ही में इस पद पर नियुक्त करने का नाम प्रस्तावित कर दिया गया है।
अब सीनेट निर्णय करेगी कि यहां पर इनको इस पद पर बिठाना है अथवा नहीं। यहां पर याद रहे कि वर्तमान में जो रिपब्लिकन्स हैं इनकी मेजॉरिटी है, 53 सीट्स जो हैं आउट ऑफ 100 वो रिपब्लिकन्स के पास हैं। ऐसी स्थिति में बैरेट का सदस्य बनना, यानी कि बैरेट जो है वो मतलब न्यायपालिका की सदस्य बन पाएंगी या नहीं, या न्यायाधीश बन पाएंगी नहीं, इसके बारे में 12 अक्टूबर से अब सुनवाई प्रारंभ होगी। इनके पक्ष और विपक्ष में बहस होगी। आफ्टर ऑल सीनेटर्स के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है जिसे आपको देखने को मिल रहा है। असल में इससे पहले जो जिनकी मौत हुई थी, जिनका नाम था मेरे प्यारे साथियों गिनबर्ग, उन गिनबर्ग को डोनाल्ड ट्रंप का विरोधी समझा जाता था। उनके निर्णयों की खिलाफत करती थी वो। और वर्तमान में जिन्हें नियुक्त किया जाने की बात चल रही है बैरेट, ये डोनाल्ड ट्रंप की पक्षधर रही हैं। मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंडिया स्टिल फार फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी, ऐसा कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अच्छा, ये हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसे कहते हैं झुंड प्रतिरक्षा। अब ये क्या होती है साथियों? होता क्या है, जैसे आप सभी लोग एक झुंड में अगर रहें, झुंड से मतलब हुआ कि आप, मैं और 2-5 लोग और भी हैं, अगर हम सब साथ में रहें और आप में से किसी के अंदर कोरोना के प्रति प्रतिरक्षा डेवलप हो चुकी है, एंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं, तो होगा ये कि अगर किसी एक्स व्यक्ति को कोरोना होता है तो वो वाई व्यक्ति तक प्रसारित नहीं होगा यदि बीच में किसी व्यक्ति के पास में एंटीबॉडी थी। एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में होती है। और इस प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी को प्लाज्मा टेस्ट के माध्यम से पता भी किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी देश में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई, अर्थात वहां के अधिकांश नागरिकों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है या कोरोना की वजह से एंटीबॉडी बन चुके हैं, ये उस देश के लिए बहुत बड़ी एक प्रकार की सफलता समझी जाती है। भारत ने कहा है कि हमारे यहां पर अभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है और हमें इस बात को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हमें हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, हर्ड इम्यूनिटी की जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच की जाती है प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से। अब ये प्लाज्मा होता क्या है? ब्लड के अंदर 2 बड़े हिस्से होते हैं, एक ब्लड सेल्स होती हैं और दूसरा मेरे प्यारे साथियों प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जिनमें से प्लाज्मा एंटीबॉडी IgG जो है वो कोरोना के खिलाफ बने हुए एंटीबॉडी का प्रदर्शन करती है। तो यहां से महत्वपूर्ण सवाल ये निकल करके आता है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में विकसित हुई इम्यूनिटी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कहना है कि जो हॉस्पिटल्स अपने हिसाब से सीरो सर्वे कर रहे हैं, प्लाज्मा रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो ऐसा कार्य ना करें। भारत में अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो एडिटोरियल है मेरे प्यारे साथियों, वो है सैल्यूटरी लेसन। हमें समझने की आवश्यकता है कि वोडाफोन ने इंडिया के अगेंस्ट केस कैसे जीत लिया। अब इसके साथ साथ यहां पर एक चैलेंज भी है जो कि एडिटर ने हम लोगों के लिए रखा है। उनका कहना है कि 13 साल से चला हुआ केस जो वर्ष 2007 में बना था, भारत की टैक्सेशन एजेंसीज ने वोडाफोन के अगेंस्ट केस जो किया था वो वोडाफोन जीत जाती है। इससे क्या पता चलता है और वोडाफोन ने ऐसा क्या कहा अपनी दलील में? वोडाफोन ने कहा कि साहब, इनकी टैक्स एजेंसीज ने हमारे ऊपर जो टैक्स लगाया वो रेट्रोस्पेक्टिव था। अब आप पूछेंगे सर ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पुरानी तारीख से लगाना, जैसे भूतलक्षी इसको हिंदी में कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आज वर्तमान में हम लोग बढ़िया से रह रहे हैं, कल को मतलब अपने यहाँ पर इनकम टैक्स चल रहा है 10%, 20%, 30%, जो भी स्लैब चल रही हैं। अब अचानक मेरे प्यारे साथियों एक नई सरकार आती है और वो आपसे कहती है कि वर्तमान में इनकम टैक्स की दर जो है वो बढ़ाकर 40% की जा रही हैं और ये रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि वर्ष 2015 से लागू हो जाएंगी। अर्थात आपने जो अब तक 2015 से टैक्स नहीं चुकाया है आप उसे भी चुकाइए। इसे हम रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। ये किसी भी प्रकार से लीगल या एथिकल नहीं कहा जाता। मेरे प्यारे साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए जो आज मुद्दा निकल के आया है वोडाफोन वाला, वो मुद्दा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वोडाफोन का कहना है कि हमारे ऊपर जो टैक्सेशन इन्होंने निकाले थे वो रेट्रोस्पेक्टिव थे और वो वैलिडेट नहीं करते क्योंकि जब हम वहां गए थे तो इस प्रकार के हमारे ऊपर टैक्सेशन नहीं थे। नंबर 1 बात। दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, वहां पर यह भी निकल के आती है
कि भारत ने इंटरनेशनल ट्रीटी जो कर रखी हैं, जैसे भारत ने नीदरलैंड के साथ ट्रीटी कर रखी है, अगर उस ट्रीटी का भी ये ख्याल नहीं रखते तो आने वाली विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट को क्यों प्रेफर करेंगी? वो अपना इन्वेस्टमेंट किसी और देश में करेंगी जहां पर उन्हें टैक्सेशन में राहत मिले। यानी भारत में वर्तमान में टैक्सेशन एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है जिसकी वजह से बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत से अपना मुंह मोड़ रही हैं। हाल ही में एक उदाहरण आपके सामने भी आया था। हार्ले डेविडसन ने कहा है कि भारत के बढ़े हुए टैक्सेशन के कारण हम भारत में अपना व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन पहले हालांकि टोयोटा ने भी बयान दिया था, बाद में वो पलट गई। टोयोटा ने यह कहा था कि हम भारत में अपना एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से तीसरा मुद्दा जो निकल के आया था वो ये था कि हाल ही में फोर्ड ने कहा है कि वो यहां पे अपना कारोबार बंद करके अपनी जो मार्केट है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को देकर के चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से वर्ष 2017 में जनरल मोटर्स भारत से अपना कारोबार समेट करके चली गई। ये सब वो मुद्दे हैं जिनके बारे में भारत को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ये सारी चीजें ठीक हैं कि हमारा टैक्सेशन जो कि रेट्रोस्पेक्टिव है, हमारा टैक्सेशन जो पीछे वाली तारीख से लागू कर दिया जाता है, क्या ये सही है? क्या विदेशी अनुबंधों का हमारे विचारों में कोई महत्व है? अगर है तो उन्हें इस प्रकार से अप्लाई करना चाहिए कि विदेशी कंपनियां भारत में एफडीआई लाने से पहले अपना कहीं मुंह ना मोड़ लें। ये कहना है मेरे प्यारे साथियों आज के इस एडिटोरियल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अगला जो एडिटोरियल है आपके सामने वो क्या बना, देखिए इसके बारे में आप चिंता ना करें। हर मुद्दा जो इस एडिटोरियल से निकल सकता है वो हम आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। उसका पूरा इंग्लिश में और हिंदी में अनुवाद आपके सामने रखते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में जो अनुवाद है ये आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। अच्छा, आज का एक और एडिटोरियल मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता नहीं सकता, तीसरी बार इस सेशन को लेना अपने आप में बड़ा ही बोरिंग लग रहा है, क्योंकि इस समय मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि 2 बार लाइव आने का प्रयास कर चुका हूं, दोनों बार कोई ना कोई टेक्निकल इशू रहा। आज ईश्वर शायद हमारे साथ नहीं था, कुछ इस प्रकार की व्यवधान हमारे राह में आए, लेकिन अभी तक मैं डट करके इसे तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि वही चीज दोबारा बोलने में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये सेशन पूरा कंप्लीट करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, तीसरा है कोड डिबेट। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा 3 बिल लाए गए थे। कौन कौन से बिल लाए गए थे अगर आपको मालूम हो तो? इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल, ठीक इसी प्रकार से सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ बिल, और ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी बिल। भारत में 3 बिल लोकसभा के द्वारा पास किए गए थे। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये जो बिल लाए गए हैं, जो कि इतने समय बाद कहा जा रहा है कि 30 सालों बाद ऐसा कुछ सुधार हो रहा है लोकसभा में जिन्हें पारित कर दिया गया, क्या इनके वाकई में लाभ होंगे? मेरे प्यारे साथियों, एडिटोरियल में आज उन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है जो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो है आईआर बिल है, इस आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल जो है, इसमें एक मुद्दा है जिसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है कि अगर कोई भी कंपनी अपने यहां रखे जाने वाले 100 श्रमिकों को निकालना चाहे तो अब उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। 300 तक भी अगर कोई कंपनी अपने यहां से श्रमिक निकालती है तो उसे सरकार के प्रति कोई भी जवाबदेही तय नहीं करनी होगी। अब तक यह होता था कि 100 से अधिक श्रमिक अगर कोई कंपनी अपने यहां से छटनी करती है तो उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी होती थी। ऐसी स्थिति में लोगों की जॉब सिक्योरिटी बची रहती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। भारत सरकार का पक्ष है कि अब कोई भी कंपनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को इसलिए अपॉइंट कर पाएगी कि उन्हें निकालने का डर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कंपनियां बड़ा होने का व्यवहार करेंगी, विचार करेंगी, वो अपने यहां रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। वहीं दूसरी तरफ मजदूर यूनियन का कहना है कि अगर लोग इस तरह से सोचने लग गए तो यह भी तो संभव है कि बहुत सारी कंपनी जो सरकार के डर में अभी तक छटनी नहीं कर रही थी वो लोगों को निकालने का प्रयास शुरू कर सकती हैं। मतलब बड़ी संख्या में लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से और जो यहां पर मुद्दे निकल करके आए, अगर आपको याद हो तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह कहा गया है कि अभी तक यह होता था कि कोई भी श्रमिक को अगर अपॉइंट करना है तो जो लाइसेंस लेना होता था वो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग लेना होता था, लेकिन अब एक ही लाइसेंस से डिफरेंट पोजीशंस पर श्रमिकों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसका भी बहुत विरोध हो रहा है, क्योंकि अगर हो सकता है कि जो नियोक्ता है वो दिल्ली का कहकर के किसी ऐसे इंटीरियर में जॉब करने भेज दे जो कि उसके लाइसेंस में लिखा हुआ ही नहीं है।
तीसरी परिस्थिति यहां पर महिलाओं की वर्किंग कंडीशंस में कही गई है कि महिलाओं को अब रात्रिकालीन कार्य करने की भी अनुमति होगी। श्रमिकों का कहना है कि इसकी सुरक्षा के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ये नहीं बताया गया। चौथा मेरे प्यारे साथियों, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल में कहा गया है कि जो भी लेबर इंस्पेक्टर्स हैं वो अब मतलब उद्योग धंधे का यानी फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे, औचक निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। उनके द्वारा एक रैंडम कॉल तो आएगी, वो तो सही है, लेकिन अब जो है लाल फीताशाही नहीं होगी। एक प्रकार से जो भी चीजें होंगी वो एक फेसलेस माध्यम से फैक्ट्री का मुआयना किया जाएगा। तो कहना है कि अगर श्रमिकों के साथ में कोई ऐसा व्यवहार या बर्ताव होता है जो कि ठीक ना हो, तो यह संभव है कि श्रमिकों की स्थिति फैक्ट्रियों में बेकार हो जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के विभिन्न मजदूर संगठन विरोध में उतरे हुए हैं। अच्छाई ये कही गई है, श्रमिकों के लिए कहा गया है कि उनका एक हेल्थ चेकअप हर साल सुनिश्चित किया जाएगा। हर श्रमिक की एक लेबर ब्यूरो के पास रिपोर्ट रखी जाएगी कि कौन सा श्रमिक दूसरे राज्य से किसी राज्य में नौकरी करने गया है। उन श्रमिकों का एक साल में घर पर वापस भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई जो श्रमिक है वो एक साल तक के लिए भी है तो उसके एक साल तक होने के लिए भी यहां पर एक प्रकार की ग्रेजुएटी उसके लिए तैयार करके तय करके उसके लिए दे दी जाएगी। तो इतने सारे मसले मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर हैं, तो जान लीजिएगा। इनके बारे में आपसे एक मेंस का सवाल पूछा गया है। मेंस के साथ साथ आपसे यहां पर इसके हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी आपको कंटेंट दिया गया है। उम्मीद है मेरे सभी साथीगण जितने भी हैं वो आज के इस सेशन में हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास को थोड़ी अपनी प्यार मोहब्बत देंगे, अपने इस सेशन को शेयर करेंगे अपने मित्रों से, और मेरे प्यारे साथियों अपना जो बचा हुआ सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।